तो एवरेज वेलोसिटी अगर याद हो तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को एवरेज वेलोसिटी कहा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 क्या था वो देख लेते हैं पहले। ये था अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, -3 मीटर in direction of unit vector 3 I cap plus 5 plus 4 j cap plus 5 and travels 10 meter. Find position vector of particle at final position. आज इस एग्जाम्पल से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका आंसर भेजा है, बहुत अच्छी बात है। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, देखते हैं इसका क्या आंसर आप निकालते हैं। फटाफट दिखाइए, बताइए, सॉल्व करिए बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। तो पार्टिकल स्टार्ट करता है तो आर इनिशियल इज आई कैप प्लस 2 j कैप -3 k कैप। ठीक, ये है पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का। और बोला गया है कि डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इतना एंड ट्रेवल्स 10 मीटर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं डेल्टा आर से भी शो कर सकता हूं, अगर आपको याद हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का 3 I कैप/5 प्लस 4 j कैप/5। ठीक है, अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 10 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 I कैप प्लस 8 j कैप। अब याद करें, हमने लास्ट क्लास में आपसे क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है, और हमको इनिशियल पोजीशन वेक्टर पता है। तो क्या बच्चों हम लोग फाइनल पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं क्या? कि फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपकी, बिल्कुल साहब निकाल सकते हैं। यहां से आर फाइनल की वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट प्लस आर इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें पता है भाई साहब, देखिए अभी अभी निकालिए, 6 I कैप प्लस 4 8 j कैप प्लस आर इनिशियल आई कैप प्लस 2 j कैप -3 k कैप। तो यहां से आंसर आता है बच्चा पार्टी 7 I कैप प्लस 10 j कैप -2 k कैप। ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर, जो कि 7 I कैप प्लस 10 j कैप -2 k कैप, जो कि धैर्य भार्गव ने दिया है लेकिन गलत दिया है, लास्ट वाला टर्म गलत है। 7 I कैप प्लस 10 j कैप तक तो सही है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, -3 k कैप ही आएगा बच्चों, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में के कैप का तो कोई टर्म ही नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। तो ये है वैल्यू फाइनल पोजीशन वेक्टर की इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। अरे वाह, अभिनव का भी आ गया, वेल डन अभिनव। अब जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं इस क्वेश्चन के आंसर का।
ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में अ बर्ड स्टार्ट्स मूविंग 1,1,1 with velocity 20 meter per second along the vector this for 3 seconds. Find final position vector of the bird. कैसे निकाले फाइनल पोजीशन वेक्टर? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है गुरुजी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे फाइनल पोजीशन वेक्टर चाहिए सर, तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए और इनिशियल पोजीशन वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो ये रहा, ये है आर इनिशियल, यहां से मिल जाएगा। अब बचा क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालें? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आगे पढ़ते हैं। वेलोसिटी दी है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि अलोंग द वेक्टर इतना फॉर 3 सेकेंड। अब याद करिए, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज 3 सेकेंड इक्वल्स टू वेलोसिटी आ जाएगी, और वो आ रही है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये आ गई। तो यहां से डेल्टा आर की वैल्यू बच्चों आ रही है डेल्टा आर इक्वल्स टू 2i कैप मतलब 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। चलिए देखते हैं, आर फाइनल इक्वल्स टू, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। ठीक है, हाँ तो बच्चों वापस आते हैं भाई। देवव्रत यादव जी, अच्छा कुछ ठीक है, इन्होंने कुछ मैसेज किया था फिर डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। आर फाइनल की वैल्यू बच्चों 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और इसमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर को ऐड कर देते हैं, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अरे वाह, अब इन्होंने सही निकाल लिया आंसर। तो कितना आया, 7i कैप माइनस जरा 6j कैप और प्लस j कैप, ये कितना आया बच्चों, माइनस 6j कैप प्लस j कैप कितना आएगा भाई, फिर से देख लीजिए। आर यहां पर इस जगह 2i कैप से कितना बना, 6i कैप, 2 माइनस 2j कैप से 6j कैप, और ये 3k कैप आया। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट को, 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप को इनिशियल पोजीशन वेक्टर i कैप j कैप k कैप से ऐड करता हूं, तो 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, ये है फाइनल आंसर। देख लीजिए, कोई डाउट आए तो बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक भाई, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, और ये कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे चल करके, इसका यूज दन होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन बच्चों इसको पढ़ने के पहले कुछ बात बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है कि अगर मुझे इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता होगा ना, तो मैं बहुत कुछ गलतियां करूंगा। तो इसका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो बताता हूं आपको। पढ़ने का तरीका होता है कि, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो पढ़ने का तरीका क्या होगा,
टाइम का यूज बेटा, एक मिनट देखता हूँ पिछले क्वेश्चन में टाइम का कोई यूज कैसे नहीं है बेटा, बिल्कुल यूज है टाइम का, देखो ना। ये 3 सेकंड का जो मल्टीप्लाई किया है, ये 3 सेकंड का मल्टीप्लाई वेलोसिटी में किया है ना, तभी तो आया है, ये टाइम का यूज है। ठीक है देवव्रत, देवव्रत नहीं, अभिनव ने बोला टाइम का यूज नहीं है, अभी समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा अभिनव को। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम वापस आते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पे। तो मैं कह रहा था पढ़ने का तरीका, ध्यान से सुनना, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इसका पढ़ने का तरीका होता है, जैसे आपने जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था बच्चों, ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनना। आपने पढ़ा था कि गुरुजी 3 into 4 लिखा हो अगर, और यहाँ इक्वल का ऐसे बराबर की साइन लगाओ, और वैसी भाषा में बोलूं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी, 3 लिखा हो और ऐसे एक लाइन हो और एक उसको कट करती हुई ऐसी लाइन हो, क्रॉस बना हो, और उसके बाद कोई नंबर लिखा हो और इक्वल का साइन बना हो, ऐसे 2 लाइनें पैरेलल। तो उसका इक्वल के बाद क्या लिखना होता है, ये आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ाया गया। कैसे लिखना होता है आपको बताया गया कि 3 की टेबल्स जो है, टेबल जो आपने याद की हैं, वो आप बोलना शुरू करिए और देखिए 3 4s आर कितना आ रहा है, वो देख लीजिए। तो 3 4s आप निकाल, टेबल से याद करते थे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, और उसके बाद जब 12 आता था तो आप यहाँ पर लिख देते थे। तो जब आपको ये सर या ये मैडम आपको सिखा रहे थे, तो कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि आखिरकार इसका यूज क्या है। आज की डेट में आगे चल करके जब आप आगे की क्लासेस में आए, तो आपको इसका यूज समझ में आया, आपको इसका फायदा समझ में आया। लेकिन जिस समय आपको पहली बार ये बताया गया, उस समय तो कुछ नहीं मतलब था, बस आपको पहाड़े टेबल्स या पहाड़े याद करने थे और बोलने थे, और इसको एक लिखने का तरीका होता था। और अगर मान लीजिए 3 into 12 है, तो पहले एक बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपने पढ़ा था। मतलब कुछ इस तरीके से काम करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 4 1 है, तो क्या करेंगे, पहले 2 2 3 6, ऐसे करते थे ना, 8 2, फिर ऐसे एक क्रॉस का साइन लगाएंगे या इस यहाँ 0 लिख देंगे, कुछ भी ऐसा लोगों ने याद किया हुआ था, और इसके बाद दोनों का सम करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक से आपको कोई मतलब नहीं होता था बच्चों, किसी तरीके से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है कि क्या लॉजिक है, क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों इसी तरीके से आपको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट पढ़ना चाहिए। अगर आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे, तो मान के चलिए, मतलब इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आप उस दिमाग लगाएंगे और यार इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं सोचना है। बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे आपने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और अब वापस से डॉट प्रोडक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा। तो डॉट प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज, ये सिंबल यूज किया जाता है, डॉट का सिंबल देखो यूज किया जा रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट का सिंबल यूज किया जाता है। अच्छा, कहीं पर लिखा हो ए डॉट बी, तो उसका मीनिंग होता है इक्वल करने के बाद, जैसे वहां पर आपको टेबल्स याद करनी थी, यहाँ टेबल्स नहीं होती हैं। यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझा चुका हूँ, बी का मैग्नीट्यूड समझा चुका हूँ, इनटू कॉस थीटा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एज इट इज जान लीजिए, इसमें दिमाग मत लगाइए। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। और जो इनका रिजल्ट आया सी, सी को ध्यान से देखो, क्या सी के ऊपर वेक्टर का सिंबल है क्या, नहीं, नहीं है ना। यानी कि सी जो है, जो इनका डॉट प्रोडक्ट आया है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है। क्यों नहीं, केस क्यों से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट आता है, पहली बात तो, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनली कैसी आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक। तो यहां से ये स्केलर वैल्यू आ गई। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, और फिर आगे समझेंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि इसके फायदे क्या है। तो प्रॉपर्टीज आपके सामने है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसको तो आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं। क्यों गुरुजी? भाई एक बात बताइए, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखूं या फिर मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा लिखूं, कुछ फर्क पड़ता है क्या?
नहीं पड़ता। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, ये आपको रट्टा मारना है। रट्टा क्या मारना है, ये आपने बचपन में पढ़ा ही था। ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ए डॉट बी, ए का फिर सी के साथ मल्टीप्लाई प्लस ए डॉट सी, ये करते हैं ना भाई। ए का अंदर मल्टीप्लाई किया ए डॉट बी और ए का अंदर सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए डॉट सी, ये आ गया। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी देखिए, आई कैप डॉट आई कैप। आप खुद से सोचिए आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो मैं बोलूंगा आई कैप्स गुरुजी, आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एक्स आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल 0 होगा और कॉस 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1। इसी तरीके से जे डॉट जे, के डॉट के, सब 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक, यहां तक समझ में आया, ये बात भी समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखिए, ये वाला आई डॉट जे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, आई डॉट जे, आई डॉट जे की वैल्यू ध्यान से सुनना, मॉड आई मॉड जे इंटू कॉस 90। सर जी कॉस 90 कैसे, कॉस 90 याद करिए, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है कि 0, आ गया 0। तो आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू बोलिए कितनी आ गई, 0 आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, बढ़िया। तो ये है प्रॉपर्टीज। अब इनका यूज करूंगा और कुछ बढ़िया शानदार रिजल्ट आने वाला है, जिसका यूज पूरी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में ही हम आगे आ रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये पहले आप एज्यूम कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिख देता हूं। वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। अच्छा, दूसरा वेक्टर है बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये दूसरा वेक्टर है। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब ये इस तरीके से लिखा है, मतलब एक्स वाई जेड कैसे लिखे समझ में आया बच्चों, किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है समझना कि किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, हाँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है देवव्रत। ठीक, आप जरा ध्यान से सुनना, मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं बच्चों ए डॉट बी की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। ठीक, तो ए डॉट बी मतलब ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट आंसर तो ये आपको याद रखना ही रखना है, ये आंसर तो याद रखना ही रखना है, ये जान लीजिए। लेकिन कैसे आया ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट लिया, बताइए बेटा क्या समझ में नहीं आया उस, तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ये जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसकी ये जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये पूरा आपके लिए तैयारी कर रहा हूं, पूरी तैयारी आपके लिए चल रही है। देखिए जरा, क्या इसको ऐसे खोल सकते हैं क्या बच्चों, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ए एक्स आई कैप को इसके साथ पूरा डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर ए वाई जे कैप को इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। चेक करिए चेक करिए चेक करिए,
और उसके बाद फिर एजेड के कैप को इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। ठीक साहब, कितना समझ में आ गया? ये तो आपको पढ़ा है बचपन से और रूल्स हम पढ़ चुके हैं। कौन सा रूल गुरुजी? देखो कौन सा रूल, ये वाला रूल देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये वाला रूल। इसके हिसाब से वही काम कर सकते हैं जो अभी किया है, ए डॉट बी प्लस सी लिखा है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये लिखा जा सकता है ना। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक पहुंच गया। अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चीज आने वाली है। ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप, जैसे मैं तुमसे बोलूं 2 आई कैप डॉट 3 आई कैप, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, आप लिखोगे 6 इंटू आई कैप डॉट आई कैप, 6 इंटू आई कैप डॉट आई कैप लिखोगे ना। और आई कैप डॉट आई कैप मैंने, अरे 2 इंटू 3 लिखोगे ना यार। और आई कैप डॉट आई कैप थोड़ी देर पहले भी क्या पढ़ा था याद करो, 1 मैग्नीट्यूड इंटू 1 मैग्नीट्यूड इंटू 0, याद आया कुछ की नहीं आया? ठीक है ना, तो ये 1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 6। तो वैसे यहाँ पर ax डॉट आई कैप को अगर मैं bx आई कैप, by j कैप, bz k कैप से डॉट प्रोडक्ट लूंगा बच्चों, तो बोलो क्या आएगा? जल्दी से बोलो, केवल ax bx आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, चलिए अब ax आई कैप को जरा by j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, by j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखता हूं बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो मेरे पीछे आ रहा है, मैं समझ सकता हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखता हूं, या मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपको दिख जाए ये चीज। ठीक है, थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप का बच्चों डॉट प्रोडक्ट बोलिए कितना आएगा? बोलिए 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 कितना आएगा? आई कैप डॉट जे कैप क्या बताया था? 0 बताया था कि नहीं बताया था? ये देखिए 0 आ गया। और फिर एक्स आई कैप और बीजेड के कैप, याद करिए, आई कैप डॉट के कैप आज ही बताया है, आई कैप डॉट के कैप क्या आया था? 0 आया था कि नहीं आया था? इसका मतलब इस पूरे टर्म में, ध्यान से देखना बच्चों, इस पूरे टर्म में ये जो दिख रहा है आपको, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ax bx आएगा, बाकी दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अगला वाला देखिए, अब आप खुद बताइए अगले वाले में क्या आएगा। ए वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये लिखा है आपके सामने, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि मैं अपनी बात को बेहतर समझा सकूं। ए वाई जे कैप को बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप से डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो जरा मल्टीप्लाई करिए साहब, जे कैप डॉट आई कैप कितना आएगा? 0। जे कैप डॉट जे कैप कितना आएगा? 1। जे कैप डॉट के कैप कितना आएगा? फिर से 0। तो केवल क्या बचेगा? ए वाई बी वाई, और ऐसे इसी तरीके से बचेगा ए जेड बी जेड। और देखिए साहब, ये रिजल्ट आ चुका है जिसको आपको याद करने को मैंने बोला था। आज के बाद ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आपको दिया जाए, और बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप दिया जाए, और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने को दिया जाए, तो क्या मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हैं? ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल है ये आपके सामने, ये है ए और ये है बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। बढ़िया, कुछ आंसर भी आए हैं, -8 आंसर आया है, गुड। चलिए देखते हैं, देखना जरा ध्यान से। ए इक्वल्स टू दिया है बच्चों आई कैप -2j कैप
प्लस 3k कैप। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जिसको मैं ax कह रहा था वो आई कैप का कॉफिशिएंट था, यहाँ पर आई कैप का कॉफिशिएंट 1 है, तो ax जो है वो 1 है। अच्छा ay को मैं क्या बोलूंगा, मैंने तो प्लस लिखा था समझाते समय, तो इसको क्या मैं कह सकता हूं, -2 इज बेसिकली ay। इसी तरीके से क्या मैं कह सकता हूं, az की वैल्यू 3 है, ठीक है। अच्छा अब आप फटाफट bx बता सकते हैं -3, by बता सकते हैं +4 और bz बता सकते हैं 1, बता सकते हैं ना भाई। तो a डॉट b की वैल्यू आ गई ax bx दैट इज -3, ay by दैट इज -8 और az एंड bz दैट इज 3। तो आंसर इज -8। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं कि आखिरकार क्या एप्लीकेशन है इसका। तो कुछ एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, वो तो आपको बता ही रहे, साथ ही साथ आगे फिजिक्स में बहुत जगह चीजें यूज होंगी, वहां ऑटोमेटिकली इसके एप्लीकेशन आते रहेंगे बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिरकार जो हमने पहले पढ़ा था रिजल्टेंट, मैं याद दिलाता हूं रिजल्टेंट की वैल्यू को हमने क्या पढ़ा था। रिजल्टेंट की वैल्यू को हमने पढ़ा था बच्चों √a² + b² + 2ab cos थीटा। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं a² + b² + 2a.b, ये लिखा जा सकता है। इन दैट सेंस ये वाला एक्सप्रेशन लिखा गया है कि mod r का स्क्वायर इज mod a + b का स्क्वायर, a.a b.b 2a.b। तो जो एक्सप्रेशन था हमारा रिजल्टेंट वाला, वो एक्सप्रेशन अब इस तरीके से भी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट्स की मदद से कैसे निकाला जा सकता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट की मदद से कैसे निकाला जा सकता है। हालांकि आज जो अभी आपने देखा है उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं अभी वापस आ रहा हूं टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पर। तो जाहिर सी बात है यार कि जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने a.b, उसी की मदद लेने जा रहा हूं बेसिकली। क्या मदद लेने जा रहा हूं भाई, हमने पढ़ा है सर गुरुजी a.b = mod a mod b cos थीटा। तो यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और आपने बताया था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट निकालना। तुम सोचो मतलब इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि दो वेक्टर अगर तुम्हें ऐसे दिखा दिए जाए, कह दिया जाए कि भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर एंगल निकालो, तो दुनिया में हर इंसान निकाल लेगा यार, वो क्यों वेक्टर में पड़ेंगे। मेरा कहना है आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में आपको वेक्टर दिया गया, दो वेक्टर दिए गए आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, ठीक। और आपसे बोला गया है इनके बीच का एंगल बताइए। तो अभी तक तो कोई मेथड था नहीं हमारे पास इस चीज का, नहीं था ना, लेकिन अब आ गया है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन से, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय बच्चों mod a mod b। तो जब भी आपको वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया गया हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे और आगे जो देखने जा रहे हैं चीज वो है कि आखिरकार इसका एप्लीकेशन रियल सिचुएशन, या रियल सिचुएशन तो नहीं यूज करना चाहिए वर्ड, मतलब एक नंबर्स वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप उसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ये है एग्जांपल 1 आपके सामने, और पता है इसके आंसर आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किसी और जगह। और ये क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर a with x एक्सिस with y एक्सिस with z एक्सिस। चलिए शुरू हो जाइए, आपको 1 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने का। और अगर आप समझ पाए हैं डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फटाफट बताइए क्या होगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है a = ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, y एक्स मतलब एंगल बिटवीन a एंड x एक्सिस। चल ये है क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया है
angle between vector A and y axis, angle between vector A and z axis in terms of ax, ay, az and a। कोशिश करिए, आपको आंसर पता है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। चलिए जरा आप यहां पर आते हैं। क्या मैं बच्चों कह सकता हूं, इस क्वेश्चन का मीनिंग लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का मैं मीनिंग लिख सकता हूं, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए दैट इज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ध्यान देना, एंड i कैप। सेम क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस को मैं लिख रहा हूं फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड i कैप। बात तो बराबर है, क्योंकि i कैप जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। याद आ गया? चलिए शुरू हो जाइए फिर। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ए, याद आया कुछ? मॉड आई कैप, अरे सॉरी, वेक्टर ए डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड आई कैप। ठीक, जहां पर थीटा या अल्फा लिख देता हूं। अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब ये अल्फा है। ठीक, तो cos अल्फा की वैल्यू जरा देखें तो सही, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। बच्चों आई कैप है, जे कैप का कोफिशिएंट कितना बोलोगे? 0 बोलोगे इसके साथ कि नहीं? प्लस 0 के कैप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सतीश बेटा मैं पूरा टाइम टेबल बता चुका हूं ऑलरेडी, आप पहला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है ना, पूरा शेड्यूल सितंबर का मैंने बता दिया है। आगे फिर इसी तरीके से अक्टूबर का बता दूंगा सतीश, ठीक है? आपको पता चल, आप उस वीडियो को देख लीजिए बेटा, है ना? और अभी पढ़ाने दीजिए, बाकी बच्चों का नुकसान होगा ना। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो cos अल्फा इक्वल्स टू आई कैप, ax आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट ax, ay j कैप का 0 j कैप, az k कैप का 0 k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ax डिवाइडेड बाई। अच्छा बच्चों ये बताइए, आई कैप का डॉट मतलब आई कैप का मॉड, आई कैप का मॉडुलस 1 होता है ना, और a का मॉडुलस क्या है? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये लीजिए साहब cos अल्फा आ गया। अब याद करिए, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन वर्ड याद करिए, दिमाग पर जोर डालिए, सर ने आप लोग को पढ़ाया था। और एक मेथड से मैंने cos अल्फा की वैल्यू निकाली थी, मैंने कहा था एक अपने कमरे में जाइए और cos अल्फा सोचिए कैसे निकाला जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कुछ याद आ रहा है? उससे मैंने कहा था ax अपॉन a ये होगा डायरेक्शन कोसाइन फ्रॉम x एक्सिस। आज मैंने उसका प्रूफ एक और मेथड से दे दिया है। ठीक है, cos बीटा मेरे हिसाब से अब चमक गया होगा आप लोगों को। cos बीटा क्या होगा? cos बीटा की वैल्यू होगी और cos गामा की वैल्यू बीटा ही है, y एक्सिस से एंगल, और z एक्सिस से एंगल है गामा। तो जरा cos गामा की वैल्यू खुद से लिखो बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, cos गामा की आ जाएगी ऊपर से az डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये लीजिए साहब, हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 आपके सामने है, 1 मिनट दे रहा हूं बच्चों, फटाफट एग्जाम्पल 2 सॉल्व करिए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं।
करिए करिए, फटाफट करिए, देखते हैं। हाँ लिखा था, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मॉड ए लिखा है ना बेटा। तो उसके देखो cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ निकालना सीख ही चुके हैं, और नीचे मॉड ए और मॉड ए का मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी वहां पर क्या था बच्चों, आई कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आते हैं वापस इस जगह। ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल निकालते हैं। ओहो ये तो बड़ा टफ लग रहा है यार, कैसे निकालें ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल। कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं, कह रहे हैं 90 डिग्री आंसर होगा। हो भी सकता है, मतलब 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे निकाला है वो देखना होगा। सबसे पहले मैं ओ ए वेक्टर को लिख लेता हूँ। क्या होगा ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर का मतलब मैं कह सकता हूँ ए का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ए का पोजीशन वेक्टर होगा ए जे कैप, आप जे कैप की ओर चलिए, और फिर आप जेड कैप के पैरेलल चलिए, जेड कैप के पैरेलल, पैरेलल चलने पे कोई तो वेक्टर चेंज होता ही नहीं, तो ए जेड कैप के कैप। तो चलिए ओ ए वेक्टर आया ए जे कैप प्लस ए के कैप, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ओ बी वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। ओ बी वेक्टर बोलिए कितना आया। ओ बी वेक्टर आ रहा है, मैं इधर लिखता हूं ताकि मेरे पीछे ना आए यार, वो पीछे की परेशानी बहुत ज्यादा है। ओ बी वेक्टर देखो, बी पर पहुंचिए यहाँ से, ओ से, तो ऐसे चलूंगा और फिर ऊपर चला जाऊंगा बच्चों। तो क्या आएगा, ए आई कैप, और बी पर पहुंचिए तो क्या लिखेंगे, ए जे कैप। ये आ गया ओ बी वेक्टर, ठीक। अच्छा अब cos थीटा, मान लेते हैं उन दोनों के बीच का एंगल है, तो cos थीटा की वैल्यू वापस से वही लिख रहा हूं यार, ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं था। cos थीटा इक्वल्स टू ओ ए डॉट ओ बी अपॉन मॉड ओ ए मॉड ओ बी, ये आया जो हमने अभी अभी पढ़ा था उससे। चलो शुरू हो जाओ जी। तो cos थीटा की वैल्यू ध्यान से देखना, यहाँ पर आई कैप है क्या, यहाँ पर आई कैप है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ आई कैप का कॉफिशिएंट 0 है बच्चों, अरे कह सकता हूँ ना यार, तो 0 आ गया। प्लस जे कैप पे आइए, यहाँ जे कैप है, यहाँ जे कैप है, मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट लीजिए, कितना आएगा ए स्क्वायर, जे कैप क्या आया 1। यहाँ के कैप है बच्चों, यहाँ के कैप का कॉफिशिएंट बोलिए ओबी में, यहाँ ओबी में के कैप का 0 के कैप लिख सकता हूँ, तो कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो ये भी 0 आ गया। तो ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, ऊपर वाला हिस्सा खत्म, डॉट प्रोडक्ट खत्म, मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू बोलिए जरा, मॉड निकालिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट टू ए, फिर से रूट टू ए, देखो जरा कितना आया बच्चा पार्टी, चेक करो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ओ ये तो 1/2 आ गया। और cos थीटा अगर हाफ के बराबर है तो बच्चों थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि cos 60 हाफ के बराबर होता है। तो तुक्के मारने वालों, 90 डिग्री वालों, नालायकों, इसका आंसर होगा 60 डिग्री। और ये आंसर कैसे आया है ढंग से देख लीजिए, कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए। अभिनव बेटा आपको अपना डाउट क्लियर हो गया।
अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। वही चल रहा है, मतलब एप्लीकेशन ही का ही पार्ट और आगे बढ़ रहे हैं। और ये है cos थीटा इक्वल्स टू, हम यहां पर पहुंच गए हैं, ध्यान से देखना, मॉड ए लिख, cos थीटा का लिखने का तरीका हमने थोड़ा चेंज किया है। ए डॉट बी अपॉन मॉड बी था ना, हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि इसको इसके साथ लिख लो, इसके इसके साथ लिख लो, तो क्या आ जाएगा, ए कैप डॉट बी कैप, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। या यूं सोच लो, दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही तो बचेगा, इसको डायरेक्ट ऐसे कह सकते थे। तो कॉस थीटा इज ए कैप डॉट बी कैप। ठीक, थीटा अगर 90 हुआ तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, थीटा अगर, अरे कॉस थीटा की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि ए डॉट बी क्या आना चाहिए, 0। तो कंडीशन परपेंडिकुलर होने की आज के बाद हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। आज के बाद किसी ने कहा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ये लीजिए साहब, 0 है। लेकिन इनवर्स ऐसा जरूरी ट्रू नहीं है। क्यों सर इनवर्स क्यों ट्रू नहीं है? इनवर्स का पहले तो सर आप मतलब बताइए, और फिर ट्रू क्यों नहीं है ये बताइए। बताते हैं सर, बिल्कुल बताते हैं बच्चों। अगर ये 0 है तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये 0 हो, या ये 0 हो, या इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो। तीन चीजें हो सकती है, समझ में आ गई बात? ठीक, लेकिन अगर गारंटी है ए परपेंडिकुलर टू बी है तो cos 90 आएगा, और cos 90 0 होता है। बट रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं। बोला गया है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। पिछला पॉइंट वापस से रिपीट कर रहा हूं भाई। पिछला पॉइंट ये है, ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट करता हूं। अगर इफ ए डॉट बी, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये आपसे किसी ने कहा है। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये आपसे किसी ने कहा है। ठीक बच्चों, देन इट इज गारंटी दैट ए डॉट बी मस्ट बी 0, ये 0 होगा ही होगा। लेकिन बट अगर किसी ने कहा इफ ए डॉट बी इज 0, देन तीन चीजें हो सकती हैं, ये 0 हो, या फिर ये 0 हो, या फिर cos थीटा 0 हो, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन 0 हो, मतलब ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, या फिर cos थीटा भी 0 हो, ए भी 0 हो। तो बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये 0 होने पर ये सब हो सकता है। लेकिन ये तो गारंटी है ना कि अगर cos थीटा 0 हुआ एंड 90 हुए तो गारंटी ए डॉट बी 0 होगा ना यार, ये बताया। हम्म, तो वापस से इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं और देखते हैं एक्स की वैल्यू कितने लोग निकाल के बता पाते हैं। फटाफट बताइए यार, जरा थोड़ा सा तेज होशियार बनिए। अभी भी बताया है ए डॉट बी 0 होगा अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी 0 आना चाहिए।
ठीक, चलिए अब मैं बताता हूँ भाई। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी मस्ट बी जीरो। तो करते हैं ए डॉट बी। आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है। याद करें अभी थोड़ी देर पहले। ये सब याद करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। नहीं याद करके आएंगे ना तो आप मेरी बात बात को बहुत फास्ट नहीं समझ पाएंगे बच्चों, है ना। तो ये सब याद करके आइएगा। तो टू आई कैप आ गया 2, माइनस टू जे कैप एक्स जे कैप ये आ गया -2x, 2k कैप और 3k कैप ये आ गया 6, ये आ गया बराबर 0। ठीक, जरा देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है। तो 2x बराबर आ रहा है 8 और x बराबर आ रहा है 4। शाबाश बच्चों, फर्स्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही आंसर निकाला। देवव्रत यादव ने 2 निकाला है बेटा। अपनी गलती को पहचानिए और देखिए कि क्या गलती की है आपने ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में ही आगे जाने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार चीज है ये और इसका यूज आगे चल करके बहुत पढ़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट, एक तो हमने ऐसे सीखा था, याद दिलाता हूँ। ये है वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी के अलोंग इसका कंपोनेंट बताइए। तो आप क्या बोलोगे, बोलो। वेक्टर ए का बी के अलोंग कंपोनेंट क्या बोलोगे? ए कॉस थीटा बोलोगे नहीं बोलोगे? यही तो बोलोगे। ठीक, लो यहाँ आपको थीटा दिख रहा है, यहाँ आपको ए दिख रहा है, यहाँ आपको बी दिख रहा है। लेकिन अब इमेजिन करिए आपको ए आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में दिया गया है, बी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में दिया गया, तो दिख तो रहा नहीं है। इन दैट केस आपसे बोला जाए कि ए का कंपोनेंट बी के अलोंग बताइए, तो कैसे बताएंगे, है ना। उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे? बी कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? या इस डायग्राम को देख लो, अगर ये ए है तो बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा लिखोगे नहीं लिखोगे? ठीक, अब बी कॉस थीटा को लाने का तरीका देखिएगा। ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। हाँ सर ये कैसे? अरे इसको सॉल्व करके देखो यार, क्या बताया था। मॉड ए डॉट बी की वैल्यू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मॉड ए कैंसिल, मॉड बी कॉस थीटा आया। और बी के ऊपर अगर कोई वेक्टर का साइन नहीं तो मॉड ही तो है, मैं बताया था ना। याद आ गया भाई, सेम चीज आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब ए डॉट बी अपॉन मॉड ए को बी कॉस थीटा की तरह लिख सकते हैं ना। व्हाट इज, अब देखना जरा ध्यान से, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, मैंने कहा ये क्या है? किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो तो क्या बनता है, बोलो। यूनिट वेक्टर ना, तो ए कैप डॉट बी भी कह सकते थे। अच्छा बताओ बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी होगी, और कंपोनेंट तो वैसे भी स्केलर ही रहता है। वेक्टर कंपोनेंट जो होता है वो वेक्टर होता है, याद है ना। 5 का कंपोनेंट 4 इसके अलोंग बताइए, अपन ने डिस्कस किया था, पढ़ा भी था। ये 5 यूनिट का वेक्टर है, ये थीटा एंगल है तो इस डायरेक्शन, या 37 है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, तो स्केलर ही तो आता था, है ना। लेकिन किसी ने हमसे कहा वेक्टर कंपोनेंट बताइए, तो मैं कहा अच्छा, आप खुद ही कह रहे हो कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन आपने लिख दिया भैया, डायरेक्शन ऑफ ए। तो अगर ये मैग्नीट्यूड पता है तो किसका मल्टीप्लाई कर दूं? ए वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए कैप होना चाहिए यार, यहाँ पर ए कैप का मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लीकेशन है भाई, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है। तो ए कैप डॉट बी, यहां तक तो पहुंच ही गए थे बच्चों, देखो उसमें ए कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमने पढ़ा है ना किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर आ जाएगी नहीं। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत शानदार है यार, एग्जाम्पल कहूँ या यूं कहें, इस चीज का यूज फिजिक्स में बहुत बार होगा, बहुत ज्यादा बार होगा। तो फाइंड द कंपोनेंट क्या है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी एंड इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। देखते हैं आप में से कौन सोच पाता है इसका आंसर।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिए, सोचिए। मतलब क्या पूछ रहा हूँ, अगर ए कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में आपसे बोला गया है ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट बताइए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इस डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट बताइए। अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है, ए साइन थीटा होता है, ऐसे तो पता है सबको। लेकिन अगर ये आई कैप जे कैप में और ये भी आई कैप जे कैप में दिया होता तो हम कैसे सोचते, थोड़ा दिमाग लगाइए और देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं ये बात। करिए करिए, कोशिश करिए, दिमाग लगाइए, दिमाग चलाइए, चलाएंगे नहीं तो जंग लग जाएगी भैया। दिमाग चलाइए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और पता है उनका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा जिनको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ना, वो चीजें जिनके टिप पर हैं, जिनके पास डेफिनेशन याद है, जिनको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट सर ने बताई थी, अगर वो याद है ना तो वो थोड़ा जल्दी सोच लेंगे। याद करने का फायदा तो होता ही है। चलो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैं आपको याद दिलाता हूँ डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर को दो डिफरेंट वेक्टर के समेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। जैसे मैंने से कहा किसी ने ये वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। तो वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, प्लस वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है, वेक्टर कंपोनेंट का रिजल्टेंट गारंटी है ए होगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट। अगर वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हैं, एक बी के अलोंग है, एक बी के अलोंग है और दूसरा बी के परपेंडिकुलर है, दूसरा बी के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का समेशन ए के बराबर होगा, तभी तो कह पाएंगे कि ए के ये दोनों कंपोनेंट हैं। ये डेफिनेशन में बताया था। रिवीजन आप कर नहीं रहे होंगे तो आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, और अगर आप प्रॉपर रिवीजन करके क्लास में बैठ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। और ध्यान रख लीजिएगा, मेरी क्लास आगे तक भी बता रहा हूँ, पूरे 12th तक समझ में तभी आएगी जब आप उस चैप्टर की पूरी थ्योरी रिवाइज करके बैठेंगे। अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आने वाला है बच्चों, हवा ही नहीं लगेगी चल क्या रहा है ना। तो क्या मैं ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, उसमें मैं परपेंडिकुलर वाला अगर ऐड कर दूं तो वेक्टर ए आ जाता है, यहां तक पढ़ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट कर दो परपेंडिकुलर वाला अलोंग वाला कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ जाएगा। सोचो, समय दो और फिर से प्रयास करो, क्या एक्सप्रेशन आएगा इस क्वेश्चन के आंसर का। मैं फिर से 1 मिनट दे रहा हूं आपको। वेक्टर को विजुलाइज कैसे करें, कोई जरूरत नहीं है ऋषित, वेक्टर को विजुलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही सोचना चाहिए। जैसे कि जब आप बचपन में टेबल्स याद करते थे तो विजुलाइज आप कुछ नहीं करते थे, आप याद करते थे, है ना। आपको बोला जाता था 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इसको विजुलाइज नंबर को करना बोलो तो बात अलग है, लेकिन कुछ चीजें स्टार्टिंग में जब हम सीखते हैं तो उसे विजुलाइज अगर हम जबरदस्ती करते हैं ना, तो गलती क्या करते हैं, हम उसकी गलत विजुलाइजेशन अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, है ना। विजुलाइजेशन को अपने आप आपके दिमाग में आने का मौका दीजिए, वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। फिजिक्स में जब आप वेक्टर क्वांटिटी धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप विजुलाइजेशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रिचित अग्रवाल नाम।
चलिए चलिए फटाइए, फटाफट बताइए क्या एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ जो मैंने अभी लिखा है उससे। कोशिश करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत इजी है। अरे वाह, अभिनव ने सही बता दिया है। गुड अभिनव, बहुत बढ़िया। बी माइनस बी कॉस थीटा, तो बेटा थीटा तो दिया ही नहीं है हमको। थोड़ा सा और सोचो, काफी अच्छा सोच लिया तुमने, काफी बढ़िया सोचा है, थोड़ा और सोचो। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, जिससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ये सब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ए का बी के अलोंग कंपोनेंट निकालना सीखा था, वेक्टर कंपोनेंट याद दिलाता हूँ। मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। बी अपॉन मॉड बी बन जाएगा ए डॉट बी कैप। ये है ए कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करें, ये तो कंपोनेंट है ना, वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। किसके अलोंग देख रहे हो, किसके अलोंग, बोलो, बी के अलोंग। ये है बी के अलोंग कंपोनेंट, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? अरे बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, सिंपल नंबर है ये नंबर है, इनटू बी कैप लिख दो, इनटू बी कैप, हो गया खत्म। तो यहां पर आ जाइए, यानी आंसर इज ए माइनस ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप, ये है आंसर, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इसको थोड़ा समझ दीजिएगा घर में, आज यहीं तक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की थोड़ी प्रैक्टिस मैं चाहता हूं आप घर में करें। इसके क्वेश्चन आज टेलीग्राम चैनल पर आज शाम तक डालने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये बता दूं मैं फिर से कि हर हाल में वेडनेसडे तक ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तभी मजा आएगा आपको, वरना मजा नहीं आने वाला, आगे के चैप्टर भी समझ में आने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे बच्चों, और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद पता है बहुत शानदार चीज पढ़ेंगे। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, डिफरेंशिएशन सर नहीं आता फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन नहीं आता, कैसे करें डिफरेंशिएशन, कब करें डिफरेंशिएशन। मैं देखता हूँ 11th में बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको पता कैसे चल जाता है कि यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। कुछ लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या, हमें तो यही समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आने वाले लेक्चर्स में खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी मैं डिफरेंशिएशन शुरू करने वाला हूँ। 1 से 2 लेक्चर बाद डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कैसे यूज होता है ये पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।